हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं एक यूथ आइकॉन को लेके आया हूं आपके लिए। कैप्टन धर्मवीर। यस, कैप्टन धर्मवीर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, गनर। और इसकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। गोरखपुर में पैदा हुआ, हिंदी मीडियम में 12वीं तक स्कूल किया। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया, वहाँ बहुत मेहनत करी और ज़िंदगी इसको जो है जेएनयू में ले आई। और जहाँ इसने जापानीज लैंग्वेज के अंदर अपनी ग्रेजुएशन की, जो कि बहुत अलग फील्ड थी उस टाइम पे। वहीं जिंदगी ने दोबारा मोड़ लिया और उसने सीडीएस का पेपर दिया और फर्स्ट चांस में ही क्लियर्ड फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। बहुत बढ़िया लाइफ रही इसकी आर्मी में, शॉर्ट बट स्वीट। बट आफ्टर दैट he has been part of reality shows, he is an influencer, he is an entrepreneur, a very successful person in many fields that he has put his hands in. So friends, watch this amazing interview with Captain Dharamveer. If he can do it, all of you can do it. Thank you. हाय डीवीएस, क्या हाल है। जैन सर। बैठे बैठे सावधान। क्लास बैठे सावधान। हैं? क्लास बैठे बैठे सावधान सर। गुड इवनिंग हाँ, सर। आई होप आई एम हाँ, ऑडिबल। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा और मतलब माइक थोड़ा अपना ठीक कर लो। As usual, you are looking absolutely charming and dashing and youthful energy. Huh? Sir, I don't know who the compliment should go to, whether to you or ma'am, but the shirt is looking very intimidating, I should say. भाई ऐसा है, जूनियर का राइट है, वो कह दे सर आई लाइक योर शर्ट योर जैकेट, इट इज हिज। ठीक है सर। एंड जब मैंने डिसाइड किया कि आज तेरे साथ सेशन करना है तो मैं गया अलमारी में, मैं कहा लेट मी टेक आउट वन शर्ट वेयर आई कैन मैच अप विद दिस अमेजिंग गाय। तेरी वॉइस क्रैक हो रही है थोड़ी सी डीवीएस। सर जस्ट अ सेकंड सर। हाँ, इज इट बेटर सर? लिटिल बेटर, फिर भी हल्का सा वो है। वही स्ट्रेंज सर। मैं यही से अपने सारे लाइव करता हूँ। लेट मी टेक माय माइक आउट बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू हाँ, हाइड अभी इट ठीक है, अभी बेटर है। so that मेरे लुक्स के बीच में माइक ना आए, बट आई थिंक विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज। या मैं तो इसीलिए मेरे पास सारे मैंने खरीद के रखे हैं, यूज करने बंद कर दिए। आप डायरेक्ट टू लैपटॉप, डायरेक्ट टू मोबाइल। एक्चुअली सर मेरे घर में बहुत सारे जानवर हैं, मतलब दो चार पैर वाले, दो पैर वाले, और बाकी लोगों को बोल नहीं सकता वरना फिर मुझे जंगल में भेज दिया जाएगा। नहीं तो कुछ कुछ आएंगी आवाजें फिर सीधी, और लाइव लाइव शो में रिकॉर्ड हो जाएगा। सर है ना। और फौजी के लिए घर में सुखी रहने का तरीका एक ही है। ठीक है, बिल्कुल सर। बाहर जो बहादुरी दिखानी है बाहर दिखाओ, अपना रोल, अपना एग्रेसिवनेस, बोल्डनेस, ऑडेशियस ऑर्डर देने। घर में चुपचाप ऑर्डर सुनो और अपने हैसियत में रहो। आई थिंक दिस इज यूनिवर्सल सर। दिस इज नॉट ओनली फॉर फौजीज। आई गेस लाइफ में मतलब एक मंत्रा, दो चीजें मैंने सीखी सर। एवरी टाइम द लेडी आस्क्स कैसा लग रहा है, हाँ, सो मतलब अच्छा लग रहा है नहीं बोलना है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बट कहीं से बाहर से आओ, ये मत बोलना कि यू हैड अ गुड टाइम। नहीं, नेवर सर। बोलो यार मर गए यार, मैं तो अगली बार नहीं जा रहा हूँ यार। है ना? एब्सोल्युटली हैसल्ड। रात के 2 बजे भले 10 पेग टिका के आ रहे हो, बट इतनी बोरिंग पार्टी आज तक नहीं देखी। हाँ, इतनी भी क्या कंपल्शन की, मतलब खड़े होके जबरदस्ती टांगों में दर्द हो गया। बिल्कुल और सर, बोलो एकदम गुड यू आपने जो डिडंट कम, सिखाया सर। गुड यू डिडंट कम, इट वाज अ बोरिंग यार, मैं तो निकलना हाँ, फिर कहेंगे क्यों नहीं निकले जल्दी यार, क्या करूं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए था। इट वाज मतलब सो ऑब्लिगेटरी कि इतनी देर तक रुकना भी पड़ा और मजा भी नहीं आया। हाँ, हाँ, हाँ।
सर चलो सर सर धर्मवीर, आई थिंक जैसे वो वार्मिंग अप करते हैं आप तो आर्टिलरी के, यू टू फायर 1 or 2 शॉट्स। हम मोटर में 2 गोले फायर करते थे वार्मिंग अप के लिए, ट्यूब वार्म अप हो सर जाती है। और सर ड्रिल और पीटी में ना वो एक छोटा सा चक्कर कटवा देते हैं, पुशअप्स करा देते हैं, ये दैट इज वार्मिंग अप। सो दिस वाज जस्ट टू सर वार्म अप फॉर दिस अमेजिंग सेशन। ठीक है, सर तो अभी जरा मेरे को ना आई वांट टू स्टार्ट, क्योंकि बहुत से यंग बच्चे फॉलो करते हैं आपको, सर मेरे को भी फॉलो करना शुरू कर दिया अभी। तो दे गेट इंस्पायर्ड हमारी लाइफ देख के। तो अपना जरा सर बचपन का बताओ, क्योंकि दैट इज वही एक चीज है जो कनेक्ट होती है इनके साथ कि यार ये लोग भी ऑर्डिनरी फैमिली से हैं, ये लोग भी गांव से हैं, अच्छा तो हम भी कर सकते हैं। सो सर जस्ट टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड, देन विल टेक इट फ्रॉम सर देयर। sir sir, first of all, thank you so much for giving me this platform, or you are doing a fabulous job, and I just love the tagline, my second innings for your first innings. And I have not seen anyone doing something so meaningful that I have seen on this platform. So I'm absolutely obliged, I'm absolutely humbled and privileged to be on this platform. And coming back to your question, sir, yes, there are a lot of people. In fact, I have noticed, पिछले कुछ सालों में मैंने ये नोटिस किया है कि जो भूख है, जो जज्बा है मिडिल क्लास फैमिलीज में, छोटे शहरों में, वो जज्बा शायद कहीं पे बड़े शहरों में और अपर क्लास फैमिलीज में थोड़ा सा मिस कर रहा है। मैं नहीं बोलूंगा, बट उनकी ओरिएंटेशन और उनके जो लाइफ के गोल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। मैं सर गोरखपुर का रहने वाला हूं, और आज की डेट में तो योगी जी के चीफ मिनिस्टर बनने की वजह से शायद वो शहर बहुत बदल गया है पिछले 5-6 सालों में। लेकिन जिन दिनों में मैं गोरखपुर में रहता था, वो शहर बहुत सारे इनफेमस हुआ करता था। फेमस मैं नहीं कहूंगा। हिंदी मीडियम स्कूल्स में सर मेरी पढ़ाई हुई है। मेरे पिताजी जूनियर इंजीनियर थे और जूनियर इंजीनियर ही रिटायर हो गए। तो ये पृष्ठभूमि मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लोगों को ये थोड़ा समझ में आए कि हर वो इंसान जो फौज में जाता है और ऑफिसर बन जाता है, कोई जरूरी नहीं है उसके पीछे एक बहुत ही अफसराना बैकग्राउंड रहा हो। हाँ, कोई फ्यूडल कल्चर रहा हो, किसी राजा महाराजा या किसी कर्नल जनरल के नहीं है। बिल्कुल सर। तो मैं ऐसे शहर से आता हूं सर, और मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था। एक टाइम था जब मुझे क्रिकेट और पढ़ाई के बीच में चूज करना था कि मैं क्या करूं, और शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हुआ कि अगर मैं एक बेहतर बैकग्राउंड से होता, अगर मैं फाइनेंशियल कंडीशन मेरे परिवार की और बेहतर रही होती, तो शायद मैं क्रिकेट की तरफ गया होता। और या अगर बहुत इससे और नीचे भी रहा होता तो भी शायद, क्योंकि तब मेरे पास कुछ खोने को नहीं होता। बट एक टिपिकल मिडिल क्लास डिलेमा जो होता है, जहां पे आपको पता होता है कि आपको जिंदगी में आगे जाने के लिए आपकी किताबें, आपकी मेहनत और यही सारी चीजें आपको आगे ले जाएंगी। और बहुत सारे अच्छे लोगों ने ये बात बोली भी है कि जिंदगी के हर दोराहे पे जहां जो चीज आसान लगे, शायद वो आपको आपकी पहचान नहीं देगा, पर जो चीज मुश्किल लगे, अगर आप उधर जाते हो तो वो जरूर आपको आपकी पहचान देगा। तो मुझे ये चीजें याद थी, और पिताजी का, मम्मी का एक उम्मीद उनकी आंखों में मुझे दिखती थी, और मुझे लगा कि बस 10वीं में आके सर मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। हालांकि 10वीं तक जाते जाते मैं 2 बार लगातार नेशनल्स खेला हूं सर। आई हैड बीन सिलेक्टेड फॉर यूपी अंडर 16 टीम, एंड बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट परस्यू दैट। और तो सर ये मेरी पृष्ठभूमि है। 11वीं 12वीं मैंने इलाहाबाद से की, अगेन हिंदी मीडियम स्कूल। द ओनली सब्जेक्ट दैट आई रेड इन इंग्लिश। 12वीं तक सिर्फ टिल 12th आप हिंदी मीडियम में पढ़े हो? सर 12वीं तक अंग्रेजी का मतलब मेरे लिए अंग्रेजी विषय होता था। विषय भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, सुगम्यता, सुघट्यता, सर ऐसे टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज किए हैं। और इंग्लिश का मतलब था सिर्फ इंग्लिश की किताब, इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश है सब्जेक्ट, वो भी बिल्कुल बहुत ही सिंपल होगा। एब्सोल्युटली सर। यार दिस इज क्रिएटिबल यार। आज तुम इतना, तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम टीवी पे आते हो, तुम यू नो अ पर्सनालिटी इन योर राइट। तो ये मैं बाद में बताऊंगा, पूछूंगा आपसे। बट 12th के बाद कैसे आपकी लाइफ चेंज हुई, और फौज का कैसे आइडिया आया, और कैसे आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल पहुंच गए? तो ओटीएस था आपके टाइम या ओटीए बन गया था? ओटीए बन गया था सर। बन गया था, ओके। मेरे टाइम पे ओटीएस होता था। तो वहां तक कैसे गए आप इलाहाबाद से? जरा जस्ट टेक अस थ्रू दैट पार्ट ऑफ योर जर्नी।
सर हर इंसान की जिंदगी में एक कोई ऐसा इंसान आता है जो पूरी तरह से आपके साथ भी नहीं होता, और ना ही जब आप अपनी जिंदगी में अपने मुकाम को पा जाते हैं तब भी वो आपके साथ नहीं होता है। पर भगवान ऊपर वाला, द ऑलमाइटी, किसी को एक बड़े डिफरेंट रूप में आपके पास भेजता है सर, हु प्रॉब्ली हेल्प्स यू डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। तो मेरे भाई के एक दोस्त होते थे, आशीष श्रीवास्तव। अच्छा। इलाहाबाद में सर हम लोग रूम लेके रहते थे और हम दोनों भाई वहां पे रहते थे। आई वेंट टू मीट माई कजन हु वाज डूइंग हिज पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम KGMU। उस समय पे वो KGMC होता था, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज, लखनऊ। एंड ही वाज ऑल इंडिया 2। मैं उनके पास गया सर ये परामर्श करने की भैया आगे की पढ़ाई के लिए मेडिकल मैं भी करना चाह रहा हूं, तैयारी कर रहा हूं, और आपसे थोड़ी हेल्प लेने या राय लेने आया हूं कि आगे कैसे इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाए। उन्होंने सर एक बड़े सरलता से 2 लाइन में एक चीज बोली। एंड सर दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 1996 1997, when medical as a profession was not very corporatized. See, if today you fall sick, you don't go to an individual doctor. You go to a Medanta or a Fortis or an Escort or an Apollo. It is very structured, you know. इस चीज के डॉक्टर है, उस चीज के डॉक्टर है। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं सर जब मुझे डॉक्टर चतुर्वेदी अभी भी याद है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब होते थे, उनका एक क्लिनिक होता था, आप वहां जाते थे, उनके बैठने का टाइम आपको पता होता था। तो अखिलेश भैया ने मुझे 2 लाइन में एक बात समझाई। उन्होंने कहा, यूपी में सर अपने छोटों को बाबू कहने का कल्चर, उन्होंने कहा बाबू देखो, डॉक्टरी और वकालत अगर विरासत में मिली है तब तो कर लो, वरना इसको चमकाने में लग जाएगा 10-12 साल, उतने में जवानी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। वाह, 2 लाइन उन्होंने बोली। बहुत सही बात कही, क्योंकि सरकारी नौकरियां थी नहीं, तो अगर अपना क्लिनिक चलाना है या अपनी प्रैक्टिस करनी है तो वसीयत में मिलनी चाहिए, नहीं तो चमकाने में 10-12 साल जवानी खत्म। वंडरफुल। बिल्कुल सर। तो ये एक 2 लाइन उन्होंने बोली, और उस दिन मैंने अपनी जिंदगी का पहला लेसन, जो कि मैं आज भी बहुत प्रोफाउंडली सभी लोगों को बोलता हूं, कि कई बार ये बहुत जरूरी होता है जिंदगी में जानना कि हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। पर शायद उससे भी जरूरी ये है ये जान लेना कि आप क्या नहीं करना चाहते हो। बहुत सही, बिल्कुल। तो उस दिन सर ये क्लियर हो गया कि मैं क्या करना चाहता हूं ये तो मैं कुछ दिनों के बाद डिसाइड करूंगा, पर मुझे मेडिकल नहीं करना है। एक बहुत बड़ा ऑप्शन जो मेरे माँ बाप की आंखों का एक लक्ष्य था मेरे थ्रू देखने का, मैं जिसके प्रति पिछले 3 साल से तैयारी कर रहा था, वो मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया सर। और उसकी वजह से अब जो भी मुझे सोचना था वो उसके बियॉन्ड सोचना था। बट यार ये बताओ धर्मवीर, उस टाइम पे हिंदी मीडियम में डॉक्टर बन सकते थे? मतलब हिंदी मीडियम से 12वीं करके? नहीं सर, ये तो एक अलग ही लेवल का स्ट्रगल था। जब मैं कोचिंग में पहुंचा तो वहां पे पहली बार वो मोटी मोटी RK अग्रवाल और क्या क्या टाटा मैग्रोहिल सब कुछ अंग्रेजी में आया, और था तो बड़ा मुश्किल सर, बट आई वॉज डूइंग वेल इन माई सचदेवा न्यू PT मेडिकल कॉलेज का जो हमारा ये नाम होते थे उस जमाने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, कृष्णा कोचिंग और सचदेवा, ये 2 ही कोचिंग होती थी सर यूपी में। तो बड़ा मुश्किल था, बट आई वॉज डूइंग गुड सर। एनीवेज, तो मैं जब वापस आया तो ये बात मेरे अंदर मेरे भाई को बताने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी 8 महीनों की तैयारी कर चुका था। कोचिंग सेंटर में मेरी रैंकिंग पहले 10-12 लड़कों में आती थी। अच्छा। और ये बात आके मैंने अपने भाई के एक बहुत अच्छे दोस्त, वही आशीष श्रीवास्तव जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, मैंने आशीष भैया को ये बात बताई। मैंने कहा आशीष भैया सब तो ठीक है, पर हमको मेडिकल नहीं करना है। तो आशीष भैया ने बोला कि यार बबलू, अब कौन बोलेगा गुड्डू को और अंकल को? तो मैंने कहा हमको ये नहीं पता, लेकिन हमको मेडिकल नहीं करना है। और उनको ये बात समझ में आ गई। मतलब द वे एज अ स्टूडेंट आई हैड ऑलवेज बीन सिंसियर, इफ आई डोंट कॉल माई सेल्फ ब्रिलियंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई हैड बीन वेरी सिंसियर। सो दे न्यू कि जहां पे भी ये अपना फोकस ले जाएगा, this boy would be able to do it, and I think he saw that sincerity in my approach. और उन्होंने कहा कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, तुम गुड्डू को ये बोलो कि तुम डिस्टर्ब होते हो उसके कमरे में, तुम एक दूसरा कमरा ले लो।
अच्छा। सर ये जो कहानी है, ये बातें मतलब बहुत सारे लोगों को शायद ना समझ में आए। सर मैंने 400 रुपए का एक कमरा लिया, 1997 प्रिसाइसली। वो हम्म। कमरा उस घर का किचन था। हम्म। उसमें गद्दा डालने के बाद सर कमरे के दूसरी तरफ मुझे गद्दे के ऊपर या तो चढ़ के जाना पड़ता था, या साइड से हम्म। गद्दे को फोल्ड करके दोनों तरफ टांगे ऐसे खोल के, और मैं तब जाता था। हम्म। 400 रुपए का कमरा था सर। और हमारी जो आपस में शर्तें लगती थी, एक दूसरे जो हमारे आसपास के दोस्त होते थे जो और भी तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई करते होते थे, वो हम हम्म। शाम को दाल नॉर्मल खाएंगे या दाल फ्राई खाएंगे, 1.5 रुपए का अंतर होता था सर। माय गॉड। हम्म। ये शर्तें होती थी सर। और जिस दिन कुछ बहुत जबरदस्त हो जाता था, उस दिन तो गाजर के हलवे की शर्त लग जाती थी, हम्म। जो 10 रुपए प्लेट या 8 रुपए प्लेट मिलता था। तो अच्छा। तैयारी करी सर हमने, हमें दिल्ली जाना था, हमें ग्रेजुएशन करनी थी। भाई को झूठ हम्म। बोला, फादर को झूठ तो नहीं बोलूंगा, बट आई केप्ट देम इन डार्क दैट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच इज नॉट व्हाट दे वांटेड मी टू प्रिपेयर फॉर। हम्म। पर शायद जब मेरी ऑल इंडिया 15th रैंक आई जेएनयू में एंट्रेंस में, हम्म। हम्म। तो इन्हें लगा कि 270 सीटें होती हैं, और अगर ये इतना सीरियस है कि 4 महीने की तैयारी के बाद ये ऑल इंडिया 15th रैंक ला सकता है, हम्म। तो इसको यही करने दो। हम्म। So that is how I reached Delhi. हम्म। Now I will fast forward to my third year of college. नहीं, My कौन से कॉलेज girlfriend से who किया is, आपने ग्रेजुएशन? नहीं, मुझे बताओ कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और किस सब्जेक्ट में किया? सर ये मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि मैं देशद्रोही हूं या राष्ट्रभक्त, ये आप डिसाइड करो, हाँ। क्योंकि मेरा कॉलेज तो है जेएनयू। नहीं, जेएनयू इज वेरी गुड। कोई इसको कोई, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि आप किसी कॉलेज को या ऐसे बोल सकते हो। हम उस But थॉट sir, प्रोसेस से हैं भी नहीं। this is unfortunate. This is really unfortunate. But a lot of people across the country, they have kind of tagged वो that university as an वो anti-national ठीक है। university. वो आईटी सेल वाले जिसकी चला दें, लोग वही बांध जाते हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी Hmm. में चलता है। बट हम उस यूनिवर्सिटी में नहीं हैं। ठीक है। आज Sir. देश के जो है विदेश मंत्री और देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जो दो मोस्ट पावरफुल अपॉइंटमेंट है, दोनों इसी कॉलेज के। चलो, इस मसले में हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो आपकी बात अधूरी रह जाएगी। Sir, अच्छा। I did Japanese honors ओह, वाह। just to give a हम्म। feeling of what Japanese honors sounds like. Watashi no हाँ। namae wa Dharmviru desu. Neru daikaku de benkyou shite ima army officer desu. So it is वाह। something हाँ। जो 3 साल में मैंने एक डिग्री तो ली। आज भी मुझसे हाँ। कोई पूछता है हाँ भाई कितने पढ़े लिखे हो, तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो 12वीं पास हूं। हम्म। क्योंकि मैंने 3 साल जो ग्रेजुएशन में किया, उसका इस्तेमाल मुझे नहीं लगता कि मैंने फौज में किया। एंड दिस इज वेयर आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेंडिंग योर टाइम विद गुड पीपल। हम्म। वो जितने लड़के वहां पे एंट्रेंस निकाल के पहुंचते हैं, फॉर दैट मैटर एनी गुड कॉलेज, आई थिंक दिस इज या समथिंग सही दैट द बात। यंगस्टर्स सपोज टू अंडरस्टैंड. It हम्म। is not always about the degree that you crack. It is not always about what you come out from an institute with. It is always about what you learn while you are with these good people. Yes, yes, absolutely. It takes you to a different level. You know, everybody who's there in such institutes, when you crack an exam, when you've had years of hard work to get into that institute, the mindset is absolutely different. And I think that elevates you as an individual, that takes you to a different pedestal, and your way of thinking changes. 2 साल में आईआईएम ऐसा क्या सिखा देता है कि वहां से निकलने के बाद आप एक के बाद एक धकाधक स्टार्टअप शुरू कर देते हो। आईआईएम आपका माइंडसेट चेंज कर देता है, आपके साथ के लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी बात सही है। इसीलिए बच्चे फाइट मारते हैं उसके कॉलेज की, स्कूल की, यूनिवर्सिटी की, इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन पे और रैंक पे, क्योंकि वो क्वालिटी, एक तो टीचर्स की क्वालिटी अलग लेवल की होती है, और जो स्टूडेंट्स हैं आपके सहपाठी हैं, वो अलग लेवल का डिस्कशन होता है फिर, और पूरे दुनिया से, देश से आते हैं, तो वो बात ही बिल्कुल दिमाग खुल जाता है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हम्म। तो सर, कट टू थर्ड ईयर,
1999, I don't think any aspirant who's listening to us can forget that year. 1999, Kargil was being fought. And there was another battle that was going on in my personal life. तो मेरी वाइफ मेरी गर्लफ्रेंड होती थी सर, और वो मुझसे 3.5 साल बड़ी थी। ऐसा लगता है जैसे गर्लफ्रेंड है जो हम पिछली बार मिले थे। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। नाउ आई गिव दैट फीलिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट यस। अच्छा, ओके, ठीक है। तो सिंस ये मेरे से 3.5 साल बड़ी थी, तो मैं जब तक ग्रेजुएशन अपना फाइनल खत्म करता तब तक इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने वाली थी, हो गई थी इनफैक्ट। अच्छा। और इनके घर में वी कम फ्रॉम द राजपूत फैमिलीज ऑफ ईस्टर्न यूपी। इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। व्हाइल आई एम सेइंग दिस, let me also clarify this, that both my kids, their names are Shauryaveer and Gayatri Veer. In no certificate there is Singh to their names. Very good. They are just Shauryaveer and Gayatri Veer. And this is to eradicate the caste system, at least in my family, from here. So बातें करना और action करना, I think we need to act. So going back, sir, she suggested to me that this is what the scenario is, and my father is looking for deserving groom for me, which was very normal, बहुत सामान्य था। 24 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी, पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। she was in NIFT, she completed her post graduation. अब मुझे सर, to be very honest, there are two ways to look at it. I think as an individual, I was not prepared to get married because I was all of 20 years, some months. हाँ, सही बात है। अभी कॉलेज में हो यार, अभी तो जॉब शॉप कैरियर कुछ नहीं स्टार्ट हुआ। Absolutely. But मुझे लगता है कि 17, 18 साल, 19 साल के बाद आपको इतनी समझ और अकल जरूर आ जाती है कि आप रेसिप्रोकेशन क्या होता है आप ये समझ सको, किसी की भावनाओं के प्रति आपका रिस्पांस क्या होना चाहिए आप ये समझ सको, कोई आपके बारे में कैसा और कितना सोचता है आप ये समझ सको। सो आई थिंक द फैक्ट दैट आई गॉट मैरिड टू माई वाइफ वाज मोर ऑफ अ रिस्पॉन्स देन व्हाट आई वांटेड। I was absolutely clear that no one ever in her life would do as much as she will do for me. I reached out to my parents, and obviously no parent would ever approve of this fact that you are just 20 years, 8 months and you want to get married. And obviously this was the first reaction of my parents also. But I would consider myself lucky. I think my father gave into this fact. उनको लगा कि ये बहुत genuinely और seriously इस चीज को pursue कर रहा है. And one fine day he succumbed to my request and he said, जिस चीज में तुम्हारी खुशी है वो करो। ये बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं, आप लोग इस चीज को सिर्फ ये मत सोचना है कि आपकी बातों से माँ बाप हमेशा झुक जाते हैं। इसके पीछे एक बैकग्राउंड था सर। इसके पीछे उनका वो बेटा था जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ के जब जो उनकी उम्मीदें थी उस पे हमेशा खरा उतरा था। ये वो लड़का था जिसने ऑल इंडिया 15th रैंक निकाल के अपना एडमिशन लिया था। ये वो लड़का था जो एक हिंदी मीडियम स्कूल का होने के बाद भी अपनी क्लास का टॉपर था। ये वो लड़का था, एक सिंसियर था, मतलब उसमें एग्जैक्टली सर। ये वो लड़का था, कभी वो नहीं थे। वी आर वेरी सिंसियर, वेरी रिस्पेक्टफुल। बिल्कुल, ये वो लड़का था जो जेएनयू में था तो सही, लेकिन 3 साल तक सर ना मैंने, आज भी मैं किसी को ये नहीं बोलता हूं कि सिगरेट गलत चीज है और लिकर गलत चीज है, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट दैट फर्स्ट 3 years of my college I have never touched cigarette or liquor. The first time I had liquor was in my dining in. After commissioning. माँ बाप को सब पता होता है सर। हमें लगता जरूर है कि हम बहुत फन्ने खा हैं,
और माँ बाप को कुछ पता नहीं है। तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूं सर, क्योंकि कोई मेरी इस बात को गलत मैनिपुलेशन की तरफ ले जाके अपनी जिद को मनवाने के लिए प्लीज अपने माता पिता को आप कभी उनके सामने ऐसी कोई बात मत रखिएगा जो अनरीजनेबल हो। आप पिछली 15 साल, 18 साल, 20 साल से आपका जो व्यवहार है, जो तो आपकी सिंसेरिटी है, कभी भी आप किसी भी चीज को अगर आप जेन्युइनली लेके अपने पेरेंट्स के पास जाओगे, दे ऑलवेज वांट टू सी यू हैप्पी एंड दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्री टू एनी डिमांड दैट यू वांट टू पुट फॉरवर्ड टू देम। तो सर बातचीत तो हो गई, बट देन मुझे अपने इन लॉ से बात की मैंने, और उन लोगों का भी बहुत वैलिड पॉइंट था। एट नो पॉइंट इन टाइम वी केम अक्रॉस एज रेबल कि मतलब नहीं करोगे तो भाग जाएंगे, दौड़ जाएंगे, कूद जाएंगे। दे वर ऑल्सो वेरी नाइस एंड दे सजेस्टेड दैट बेटा व्हाट डू वी टेल द सोसाइटी कि हम अपनी बिटिया की शादी, जिसका बड़ा भाई आईपीएस ऑफिसर है, जिसके फादर इज सो एंड सो, बड़ी बहन की शादी इज विद अ ब्यूरोक्रेट, व्हाट डू वी टेल एवरीवन दैट वेयर एम आई गेटिंग माय डॉटर एंड टू whom am I getting married to? I said give me 1 year. I said I totally understand कि आप लोग जो चीजें कह रहे हैं उसमें पूरी मेरिट है, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि एक ग्रेजुएट से आप अपने बेटी की शादी कर दीजिए। बिल्कुल। I came back, sir. I did not have enough time to prepare for UPSC because that process was at least a year and a half of preparation, writing prelims, mains. Not to say how good or bad I would have been. मुझे कैसा मैं वो एग्जाम करता, क्या होता मुझे नहीं पता। मैंने सर CDS का फॉर्म भरा। So this is how the first thing about army, कारगिल चल रहा था, obviously फौज की, हाँ, जो एक देश में बड़ा it was the first war brought to our drawing rooms. मैं तो बहुत सीनियर कंपनी कमांडर था, about to become CEO at that time, और बिल्कुल लॉन्च होने के लिए तैयार थे लड़ाई में। जो है मैं इधर छम जौड़िया एरिया में था, और बिल्कुल किसी भी टाइम मतलब हुक्म मिल सकता था। तो आई कैन अंडरस्टैंड, तब नौजवान बच्चे बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। तो आपने क्या फर्स्ट चांस में यू क्लियर्ड योर रिटन एग्जाम? हाँ जी सर, ये मतलब वो वैसा वाला टाइम था कि नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड लिया है और बच्चे ने घर में बोला कि जी मैंने जेवलिन सीखनी है। तो कारगिल चल रहा था, उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं था उस समय देश में। और जिस तरीके का रिस्पेक्ट और जिस भाव से लोग सैनिकों को उस समय देख रहे थे, उस लड़ाई को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑब्वियसली वो एक बहुत ही बड़ा एक सेंटिमेंटल फेज था सर वो फौज के लिए। सो आई थिंक मैं सही समय पे, जिंदगी के सही पड़ाव पे था। सो आई रोट माई रिटन with of course a little bit of preparation, whatever I could do my in my own capacity, और मैंने वो रिटर्न निकाला सर। एक कौतूहल था अंदर, मुझे लग रहा था कि अगर मेरा नहीं हुआ एसएसबी में तो भी मैं अपने आप को कैसे दिखाऊंगा। सर मैं 3rd ईयर 2nd सेमेस्टर में जीई कैपिटल एक कंपनी होती थी, उनका कॉल सेंटर इंडिया में उस समय शुरू हुआ था। आई वेंट टू देयर कॉल सेंटर, अभी भी मुझे याद है 32nd माइलस्टोन में मेरा इंटरव्यू हुआ था, सुबह से लेके शाम तक। और सर मुझे जॉब मिली थी उनके कॉलोनियल पैसिफिक लीजिंग करके उनका एक वर्टिकल था, जिसमें जापानीज सेक्शन में मुझे जॉब मिली थी। मुझे जापानीज कस्टमर्स को उनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स के लिए, पेमेंट के लिए कॉल करनी थी, वो प्रोसेस था वो। बाय गॉड। हाँ, This is 21st February 2001 precisely is when I got my offer letter from GE Capital. मुझे याद है मैं उस रात को कैंपस वापस गया, लैंडलाइन होता था, पीसीओ की लाइनें लगती थी, और मैंने कॉल करके लवली को ये बोला था कि अगर फौज नहीं हुआ तो एक बार पापा को ये जरूर बताना कि मुझे 12,000 रुपए की नौकरी मिल गई है। 12,000 रुपीज वॉज नॉट लेस in 2001. For a young man, it was quite a handsome. तो मुझे अभी भी याद है that लवली said कि प्राइवेट नौकरी पे हमारे घर वाले नहीं मानेंगे, राइट सर। एंड उसके कुछ ही समय बाद सर मेरे एसएसबी की डेट आ गई, और एक उत्साह आया, एक खुशी आई।
I used to work for that Japanese process in the night. I am still getting goosebumps. And I would come, I would attend my classes. That was one phase जब मेरे दोस्त मेरे से यही तक पूछ लेते थे कि नहाया है कि नहीं आज. एक होता है ना कि सुध बुध ना रहना. बिल्कुल ही. I think that was one phase, sir, of my life when I actually didn't know कि क्या हो रहा है मेरे आसपास. बस एक के बाद एक दिन बीत रहे थे. इसको मैं कई बार मतलब एक बहुत अच्छा इसका ना वो कंपैरिजन इस फेज के जिंदगी में जब आता है ना, 1-2 साल ऐसा आता है, और ये मैंने फौज में भी देखा. इसको मैं कहता था ये भक्ति का फेज है. मतलब जैसे कोई किसी तपस्या में लोग लग जाते, तपस्या है जिसमें आप जॉब भी कर रहे हो, फिर सुध बुध नहीं रहती खाने की पीने की, जो मिल गया सो लिए, है ना. तो ये आपने एक तपस्या करी आपने, ये मैं समझ सकता हूं इस दौरान. बस सर उसके बाद एसएसबी आ गई और बहुत बड़ा भगवान कोई नहीं होता, इसीलिए हमें इंसान का वो दिया गया है, ना शैतान है ना भगवान है. मैंने अपने मैनेजर को बोला सर झूठ कि मुझे छुट्टी चाहिए, और मुझे अभी भी याद है मैंने बोला था कि मेरी नानी मर गई है. मेरी नानी ऑलरेडी एक्सपायर्ड थी सर. और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोग कहते हैं ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस. तो मैंने सर अपनी नानी को जिंदगी में 3 बार मारा है. और तीनों बार जिन रीजंस के लिए मारा है उसने मेरी जिंदगी बदली है. तो मुझे लगता है कि भाई नानी तेरे नाम का झूठ तू ऊपर से खुश होगी ये सोच के. बेड़ा पार कर दिया मेरा है कि तू जाके भी मेरा बेड़ा पार कर रही है. वाह वाह, दिस इज अमेजिंग. अच्छा. तो सर मैं झूठ बोल के एसएसबी देने गया इलाहाबाद. 18 एसएसबी सर. इलाहाबाद तो तुम्हारा पुराना शहर था, पुरानी यादें वापसता हो गई होंगी वहां. हाँ जी सर, उसके बारे में भी अभी बताऊंगा. कई बार आप जिस शहर के बारे में ज्यादा जानते हो, वहां जाने के बाद आपके अरमान कुछ ज्यादा ही दौड़ने लग जाते हैं. हाँ. तो सर मैं एसएसबी में गया. मैं बहुत लोग अपने एसएसबी के बहुत सारे किस्से बताते हैं, बहुत सी कहानियां बताते हैं, अप्रोच बताते हैं. आज मैं एक चीज एक सच बोलना चाहता हूं. बार बार मैंने ये बोला है, और शायद इसीलिए मैंने आज तक कभी एसएसबी के बारे में किसी को बताने या वो करने के ऊपर कभी कोई लेक्चर नहीं दिया. सर मुझे होश भी नहीं है कि उस 5 दिन में क्या हुआ. मेरे दिमाग में बस एक चीज चल रही थी कि मुझे यहां से ऑफिसर बन के ही बाहर निकलना है. और सर पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ. तब तो स्क्रीनिंग होती थी आपके टाइम? स्क्रीनिंग स्टार्ट हो गई थी नहीं हुई थी? हो गई थी सर, हो गई थी. अच्छा, ओके. तुम तो बहुत यंग हो धर्मवीर, फिर तो सारी चीजें ये तो मतलब which year was this? 2001, 2002? 2001 जून लास्ट वीक सर. ओके. और सर 5वें दिन मुझे ना प्लस लग गया. वाह. तब मुझे रियलाइज हुआ, दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस. मैं आज भी सोचने की कोशिश कर रहा हूं सर अपने एसएसबी के बारे में. तो वो 5वें दिन का प्लस और वो पीसीओ मुझे याद आता है. इसके अलावा सर आई विल नॉट लाई ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मुझे कुछ नहीं याद है उसके पहले का. अच्छा. कि मैं क्या पहन के गया था, किस कमरे में रहता था, मुझे कुछ नहीं याद है. मुझे वो पीसीओ याद है और वो प्लस साइन याद है. और आज भी मुझे याद है, आई कॉल्ड अप माय फादर एंड ही डिड नॉट से कॉन्ग्रेचुलेशंस या बधाई हो. माय फादर सेड थैंक यू बेटा. आज भी मुझे याद है सर. और घमंड में नहीं, पर चूंकि वो शहर मेरा जाना हुआ था तो मैंने सर बदमाशी की. प्लस मिलने के बाद आप सोचो, मैं सर वहां से कट मार के निकल गया मूवी देखने एसएसबी से. और उस मूवी का नाम था लव के लिए साला कुछ भी करेगा. सैफ अली खान की ये मूवी थी. अच्छा. सर मैं मूवी देख के वापस आया, टेबल टेनिस खेल रहा था, एंड आई वाज हमिंग दिस सॉन्ग. आई एम नॉट अ सिंगर बट आई हैव अ फेयर सेंस ऑफ गाना रिदम एंड बीट. मैं ये गाना गा रहा था और सर एक फ्रेश लड़की आई हुई थी, उसका अभी शुरू हुआ था एसएसबी डे 1 रहा होगा या कुछ भी. उसने जाके मेरी शिकायत भी कर दी सर. अच्छा.
आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ माय लाइफ व्हेन आई रियलाइज। उसके पहले सर मैंने मेरी जिंदगी में किसी भी फौजी ऑफिसर से कोई पाला नहीं पड़ा था, ना तो मेरे घर खानदान में कोई दूर दूर तक था, ना ही मेरे मोहल्ले और आसपास कोई था। मुझे सर बताया गया कि आपको जीटीओ साहब ने बुलाया है। अच्छा। और मुझे लगा कि भाई ये जो तेरा नंबर अनलकी जो तूने चेस्ट नंबर लिया हुआ है, ये काम कर गया, अब तू जा। एंड आई स्टिल रिमेम्बर सर, दैट जेंटलमैन स्पोक टू मी सो नाइसली एंड ऑल ही टोल्ड मी कि वो आजकल एक ऐड आता है ना, कोरोना निकल गया हाथी की पूंछ रह गई है। I think his crux was that कि धर्मवीर, unless you finish it, no matter how far you have come, you got to finish it. Oh. You look fine. I know you've been a sportsman. I know you wouldn't have done it intentionally, but sometimes these small things can ruin your career. Well, I trust you. I have been to this place for a very long time. I have seen the girl also. I am talking to you also. Well, I know you must not have been at fault, but be careful. अभी तेरे 2 दिन बचे हैं. This is all that he told me, sir, in 5 to 7 minutes, and he said, "Go and relax." Pressure release हो गया एकदम, है? Absolutely, sir. And he ensured that I don't come back with that pressure. बोला जाओ relax कर. नहीं, that is how. अब तो तुमने देख लिया. That is how army officers are. We are supposed to be. Absolutely, sir. एंड हम क्योंकि मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, एनडीए, ओटीआई, हमने अपने शेयर का बदमाशियां और उल्टे काम किए हुए वाइयो कोर्स में। वाइयो कोर्स में कैसे वाहियात काम करके लोग जो है जेल में जा सकते हैं, ऐसे ऐसे काम करके भी उनको छोड़ दिया जाता है कि ठीक है, डोंट डू इट अगेन, यू आर अ यंग ऑफिसर बट बिहेव लाइक एन ऑफिसर। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। एंड सर पता नहीं क्या क्या कर। चलो हाँ, फिर क्या हुआ? हाँ बस सर 3 दिन बाद वो 13 नंबर अनलकी नंबर रूम में बुलाया गया। और निकल के सर मैंने पापा को बोला कि बनारस आ जाओ। बनारस इज माई इन-लॉज प्लेस। ओके। एंड आई थिंक आई वुड रियली कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड टू हैव गुड सेट ऑफ इन-लॉज, गुड सेट ऑफ पेरेंट्स. At no juncture anyone actually created a problem. Their support was always there, and that is why I keep telling people कि माँ बाप और बड़ों की दुआओं में बड़ा असर होता है। बहुत, बिल्कुल, बुजुर्गों की दुआओं में बहुत असर होता है। बिल्कुल होता है। बिल्कुल सर। और एक और बात मैं बार बार बोलता हूँ, फिर बोलूंगा, 600 लोग सुन रहे हैं इस बात को। जिंदगी में एक पड़ाव आता है सर जब टैलेंट बहुत सारे लोगों में बराबर होता है। एक क्लास के आप टीचर हो, आप सर इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आप लेक्चर दे रहे हो, बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे, बच्चे होंगे, एस्पायरेंट्स होंगे जिनका टैलेंट एक जगह पे आके बराबर हो जाता है। उस जगह के बाद वो आगे जाता है जिसको लोग चाहते हैं आगे जाए। वो तो वहां पे सैचुरेटेड है। एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं सर, 500 लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन हो, 2 मैनेजर हैं, दोनों अप्रेजल के लिए ड्यू हैं, वो अपने बॉस के पास जाते हैं सर, दोनों का टैलेंट बिल्कुल बराबर है। आई एम टेलिंग ऑल यू गाइज टुडे, जब चीजें बराबर हो जाती हैं तो आप कहीं पे छोटे हो जाते हैं, और जो आपके आसपास के लोग हैं जिनके साथ आप 6 महीने, साल भर, 2 साल से आप रहे हो, किस तरीके से उनके साथ पेश आए हो, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स कैसी हैं, ये आपके आसपास के लोग बता सकते हैं, और वो फिर बंदा आगे जाता है। ये ना धर्मवीर, इतनी आप तो आज हम एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, लेकिन इस बात को ना मैंने कि आपके साथ वाले, और स्पेशली मैं फौजियों की बात कर रहा हूँ, सिपाहियों की बात कर रहा हूँ, मुझे इतना जबरदस्त जिंदगी में रिस्पॉन्स मेरे अदर रैंक्स ने दिया, जेएसटीओ ने दिया ना, इतना प्यार दिया, इतना, और वो स्प्रेड करता है, वो स्प्रेड करता है, हमें पता नहीं है, वो पूरी फौज में फैल जाता है यार, वो बंदा ऐसा है। क्यों? कि उनके ड्राइवर, उनके बंदे जहां जाएंगे वो बताएंगे यार हमारी यूनिट देखो यार, हमारा सीओ ऐसा, हमारा कमांडर ऐसा है, हमारा जीओसी ऐसा है। एंड दे आर द वंस, इनकी दुआएं, इनकी गुड विशेस और इनका प्यार जो है ना, आपको उस वो जो उस पे जो है
स्पोकन रेपुटेशन कह लो, हम फौज में कह देते हैं, या आपकी आपकी जो है ना, आपका व्यक्तित्व, आप किस तरीके के हो, ये लोग आपको आगे लेके जाने में मदद करते हैं। बिल्कुल, दिस इज सो ट्रू इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। So this is it, sir. I think I took a lot of time and in narrating this whole story. But if I missed anything, I don't think people would have got the gist of the whole thing. तो ऐसे पहुंचा सर मैं फौज में, और फौज में मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था, सीओ साहब बहादुर ने हमसे पूछा था कि 1.5 घंटे के इंटरव्यू के बाद, you are from OTA, which batch? Sir, I am SS 74. I passed out in 2002 September. I don't know whether I mentioned my batch to you. No, sir. I am SS 38. To my God. I am SS 38, joined in October 1983 when it was called Officers Training School. Okay, Jasami 11, and left OTAs after in January to join IMA. ठीक है, बिकॉज माई फादर वॉज स्टिल सर्विंग, ही वाज सुबेदार मेजर, और तब तक मैंने मेन जो रगड़ा है ना फर्स्ट टर्म का कर लिया था, ना आई वाज डूइंग एक्सीडिंगली वेल. आई हैड गॉट अ बॉक्सिंग गोल्ड, आई वाज फर्स्ट इन दैट रन बैक जो पहले कैंप में होता है, एंड यू नो इन ऑल सब्जेक्ट्स, यू नो, तो एवरीबडी वाज सेइंग यार मत छोड़ के जा, अब तो हो गया रगड़ा, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो तुम अपॉइंटमेंट बन जाओगे सेकंड टर्म में, ये वो. बट माय फादर हैड, ही रोट अ लेटर टू द कमांडेंट कि इसको यहां से करके, मेरा तब तक ना हो चुका था, पहले एसएसबी का क्लियर हो गया था बिफोर आई ज्वाइंड दिस प्लेस, मेरी आईएमए की. सो आई लेफ्ट ऑल दिस SS 38 and joined my batch in IMA in January 84, sometimes mid January. Oh. Awesome, sir. Awesome. मेरे जैसी लाइफ किसी की नहीं रही है, मतलब चांस की बात है, रिस्क की बात है. क्योंकि तब ना इनसिक्योरिटी होती थी धर्मवीर, पेरेंट्स के मन में. मेरे कोई इनसिक्योरिटी नहीं थी कभी लाइफ में, आई वाज नेवर इनसिक्योर, बट पेरेंट्स की थी, यार पता नहीं शॉर्ट सर्विस है मिलेगी नहीं, आज भी बच्चे पूछते रहते हैं, बट यू नो, तो ये था. तो आई जॉइंड देयर इन लेफ्ट SS 38, बट SS 38 के मेरे अभी भी है, मैं उस बैच में भी हूँ, और वो मेरे बहुत से यार दोस्त अभी भी है जिन्होंने हमने इकट्ठे वो बहुत बुरे दिन काटे हैं उस इंस्टीट्यूशन के अंदर. और तब ये बैरक्स वगैरह नहीं थी. अब तो कैडेट्स की जो लाइफ है ना धर्मवीर, जो मैं देखने गया, मैं गया OTA 2 बार गया उसके बाद, और बहुत इट इज वर्ल्ड क्लास नाउ. हमारे टाइम हमारी लाइफ जो है, हमारे टॉयलेट्स, हमारी लाइफ बहुत खराब थी. द स्कूल वाज अंडरगोइंग रिनोवेशन, so we were really bad, very bad living conditions. Absolutely, sir. I will totally agree. I can imagine कि वो क्या दिन रहे होंगे सर. हाँ, चलो वो बात सर. तो हम तो इंस्पायर हो रहे हैं आपकी बातों से. तो आपको यूनिट कौन सी मिली, और फिर कहाँ थी आपकी यूनिट, थोड़ा वो बताओ मुझे, आपका फर्स्ट इंटरव्यू वगैरह, और शादी कैसे हुई. सर फर्स्ट इंटरव्यू मेरा सीओ साहब के साथ हुआ. मुझे सर 207 मीडियम रेजिमेंट मिली. अच्छा. और आर्टिलरी, आई एम अ गनर. तोपखाना. और तोपखाना, हाँ जी सर, हाँ जी सर. और शादी तो सर ये हाल रहा कि पहला इंटरव्यू था सीओ साहब बहादुर का, और नया रंग रूट आता है तो सबको लगता है कि इसको इधर भेजेंगे उधर भेजेंगे, काम करेगा. तो आखिरी सवाल जब सीओ साहब ने पूछा कि धर्मवीर एनी प्रॉब्लम, तो मैंने कहा सर, आई रिमेम्बर दिस वाज 9th अक्टूबर. तो मैंने कहा सर अगले महीने शादी करनी है. And I still can't tell you the look that it brought to my CEO's face. मतलब यार ये क्या आ गया. हाँ, मतलब नमूना आ गया टाइप्स. अभी तक ना तो मैंने अपनी वर्थ प्रूव की थी, ना ही मैंने कुछ रेजिमेंट में ऐसा किया था कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कैसा हूँ, किसी को कुछ भी नहीं पता था. बस अभी सिर्फ ये हुआ कि बंदा आया और आके इसने बोला कि इसको शादी करनी है. The unit was deployed in Op Parakram, sir. We were somewhere close to Mandi Dabwali. सिरसा के पास. हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर. So that is where we were.
और फौज का टेन्योर सर मेरा लार्जली, मैं एक तो अपना वाईओस करने गया देवलाली, और देवलाली की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. मुझे नहीं पता कि आई शुड टच बेस ऑन दैट और नॉट, बट इट इज समथिंग दैट आई हैवंट येट स्पोकन इन एनी ऑफ माय लाइव्स. और हर बार मैं थोड़ी थोड़ी कुछ चीजें बचा के रखता हूं जो एक्सक्लूसिव हो, क्योंकि मुझे कहानियां बनाने का बहुत शौक है. मैं ये बार बार लोगों को कहता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में कहानी नहीं है तो फिर जिंदगी क्या है. तो सर देवलाली की कहानी ये है कि हमारे टाइम में 2002 में पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, और उसके बाद आर्मी मोबिलाइज कर गई थी. तो 2002 में जो भी वाईओज हो रहे थे वो लड़के सीधे ऑप पराक्रम में डिप्लॉय हो रहे थे, ऑफिसर्स. सो द वाईओ कोर्स वाज ट्रंकेटेड. 6 महीने का वाईओ सर 3 महीने का हो गया था. वाईओस के बाद हमारी पलटन को जाना था सर गुरेज, मतलब हाई ऑल्टी काउंटर इंसर्जेंसी, नॉर्थ कश्मीर, ऑन द लाइन ऑफ नॉर्थ कश्मीर, द टिप ऑफ मैं बता दूं लोगों को ये जगह कहाँ है. सर बिल्कुल. तो हमारी नई नई शादी हुई थी, वाईओस को वाइफ ले जाना अलाउड होता नहीं है. तो सर अब तो मैं रिटायर हो चुका हूं. आई थिंक दिस इज नॉट समथिंग दैट पीपल शुड डू, बट सर आई गॉट माई वाइफ देयर इन देवलाली, और सिविल में मैंने क्वार्टर लिया. मतलब पंगा लेना तुमने शुरू से ही कि कैसे ऑर्डर डिसोबे किए जाते हैं और करने भी चाहिए. सर इस डिसोबीडियंस, मैनिपुलेशन ऑफ रूल्स बोलूंगा सर, बिकॉज one of my batchmates, his unit was there in 169 medium, was already there in Devlali. So I would say I used to go and see someone while she was my wife. Thoda nahi niyam, पर definitely it was not something that was allowed. But I had to do this because I knew कि इसके बाद तो मैं चला जाऊंगा JNK. तो और जो दुर्भाग्य और सौभाग्य और जो चीज याद रखने की हुई उसके बाद वो ये हुई सर कि हमारे कोर्स में 20 दिन के बाद एक रेस्टोरेंट का ऐसा कांड हुआ. हर वाईओस केस में कोई ना कोई कांड होता है. हाँ बहुत. चलो तुम अपना बताओ, फिर मैं अपने वाईओस का बताऊंगा कांड क्या होते हैं सर. जिसकी वजह से हमारी बाइक्स गेट कर दी गई. ओके. हमें अब पैदल करना था पूरा वाईओस, और सुबह 7 बजे फॉल इन होता था और रात के 10 बजे फॉल इन होता था, जिससे बाहर ना जा सके. सर मैं रेन कैप पहन के अपनी बाइक से आके इंस्ट्रक्टर के घर के नीचे बाइक खड़ी करता था सुबह 7 बजे, फिर चढ़ के डेल्टा मेस पहुंचता था ऊपर. वहां प्रेजेंट सर बोलता था. रात को सर डिनर विनर करके बाहर से 10 बजे जाता था, फिर डेल्टा मेस वही रूटीन जय हिंद सर करता था, फिर बाहर जाता था. आई डिड दिस फॉर 45 days. 45 days? Yes sir. And I think all the coursemate, स्पेशली मेरे वाईओज वाले जो कोर्समेट हैं, क्योंकि सर देखिए एकेडमी में कोर्समेट आपके साथ रगड़ा खाता है, यू विल नेवर फॉरगेट दे आर योर कोर्समेट्स. पर मेरा जो वाईओज वाले जो मेरे कोर्समेट थे, उन्होंने जेन्युइनली ऐसा कुछ किया मेरे लिए जिसकी वजह से मेरी जिंदगी आसान हो रही थी. मतलब सब्जी लाना, मैं कहीं पे रगड़ा खा रहा हूं या मेरा कोर्स कुछ चल रहा है, लेट हो रहा हूं, तो 3 कोर्समेट घर पे जाके मेरी वाइफ को लेके मूवी ले जाना. अच्छा तू सीधे उधर आ जा रही हो. They have this, you know, especially somebody struggling, newly married, और जबकि पता ही नहीं, अपना ही नहीं जिंदगी में पता है. एक 2 स्टार लगा दे, पहले 1 स्टार तो यार नजर भी नहीं आता था कि बिल्कुल सर. एंड आई वेरी फॉन्डली रिमेम्बर नाउ लेफ्टिनेंट कर्नल कार्तिक, his mom and his dad, they would visit my small accommodation, carry food for my wife, surprise देंगे, हम दोनों को कुछ लेके बना के आ जाते थे. So I think we had a beautiful time there as couples in Devlali.
I came back and then obviously unit moved to Gurez. And having shared a lot of nice, happy memories of my army time. Now let me tell you an incident that took place while I was posted in Gurez. जो लोग सुन रहे हैं, गुरेज का औसत altitude is 3,600 to 3,800 meters. That is where any regiment headquarter would be. और उस जगह की जो रेंजेस हैं वो सब सर 5,000 प्लस के रेंज में है. दैट इज वेयर टिपिकली एनी आर्मी आर्टिलरी ओपी विल डिप्लॉय. तो ये बात है सर 2005 फरवरी की, 3 फरवरी टू बी प्रिसाइज. मुझे एक दूसरे ऑफिसर को ओपी से रिलीव करना था और मैं 4 ऑपरेटर्स के साथ एक लिंक पॉइंट था, वहां तक मुझे जाना था जिसकी दूरी करीब 10 किलोमीटर थी और वहां से आगे की दूरी 4 किलोमीटर थी. सो ऑब्वियसली इन एनी लिंक ऊपर से नीचे आने का टाइम कम होता है, नीचे से ऊपर जाने का टाइम ज्यादा होता है. मैं उस लिंक पॉइंट तक पहुंचा और उस रात को सर बर्फ गिर गई. द स्टैंडिंग ऑर्डर इन हाई ऑल्टीट्यूड इज इफ इट हैज स्नोड फ्रेशली एंड इफ इट इज मोर देन 6 inches to a feet, you don't make a move the next day. हम रुक गए सर. और वो एक छोटा सा मेंटेनेंस पोस्ट था इन्फेंट्री का. वहां पे 8 से 10 लोग रहते थे और जो ऊपर कंपनी थी जिसके साथ हम लोग ऑब्जर्वेशन, जो आरटी का ओपी होता था, उन सब के लिए वो एक मेंटेनेंस पोस्ट कम रीइंफोर्समेंट, राशन, इन सारी चीजों के लिए जैसे टिपिकली फौज में एक मेंटेनेंस पोस्ट होती है, वो था वो. सर वो बर्फ गिरनी बंद ही नहीं हुई. और आज की डेट में अगर कोई गूगल भी करना चाहे तो 2005 फरवरी में 100 साल का रिकॉर्ड टूटा जम्मू एंड कश्मीर में बर्फ गिरने का. अच्छा, हेवी स्नोफॉल. 4 दिन के बाद रेजिमेंट हेडक्वार्टर से 5 ब्रावो का कनेक्शन टूट गया. नाउ वी वर ऑन रेडियो सेट्स. शुरू के 4-6 दिन 8 दिन तक हमें नहीं समझ में आ रहा था कि कितनी बात करनी है, कितना टाइम लगेगा इसमें. तो हम रेडियो सेट पे दिन भर में 4-6 बार 10 बार बात करते थे. इसके बीच में सर 9th फरवरी आया. 9th फरवरी हैपेंस टू बी माय बर्थडे. और वो पहला ऐसा बर्थडे था मेरे होश में बड़े होने के बाद जब मैं किसी को बोल रहा था कि बता दो घर वालों को कि मैं ठीक हूं. और घर वाले उधर से किसी को बोल रहे थे कि हाँ उसको हमारा आशीर्वाद देना. अब ये कहना आसान है, बट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द इमोशन दैट अ फादर, अ न्यूलीवेड वाइफ, मदर, ब्रदर इज गोइंग थ्रू, जिसका बच्चा जम्मू कश्मीर में है, 7 दिन से बात नहीं हुई है और कोई बोल रहा है कि वो ठीक है, आपका हैप्पी बर्थडे बोल दिया है उसको. ये मैसेज पहुंच रही है, उसका मैसेज आया कि ठीक है. हाँ जी सर. और ये बात सर 10 दिन हो गए और अब वो हालत हो गई कि जो दरख्तों पे पेपर बिछे हुआ करते थे, उस पेपर के टुकड़े को हटा के अब मैं पढ़ता था कि इसमें कुछ है, चलो कम से कम यही पढ़ लेते हैं. ये हालत थी कुछ ना कर पाने की. मतलब देयर वाज नथिंग टू डू. सर 15 दिन हुआ हमारे रेडियो सेट ऑल ओके सर पे आ गए. हाँ वो होगा ही. मैं वही बोल रहा था, बैटरी पे कब तक चलेंगे. अब सर हम ऑल ओके पे आ गए बस. दिन में 3 बार से 20 दिन हो गए सर. अब हम डरने लग गए और एनी डग इन पोजीशन वुड ऑलवेज बी एकदम पहाड़ के साथ होती थी. अब इतनी बर्फ गिर चुकी थी कि वहां से हमें मूव करना पड़ा क्योंकि वो जगह एवलांच प्रोन हो चुकी थी. और हम सर आरपी गेट पे जो कमरा था उसको हमने थोड़ा और एक्सटेंड किया. लकड़ी लुकड़ी, जैकेटें, टारपुलिन, जो भी हो सकता था उससे. एक बंदा करवट लेता था तो सारे लोग जग जाते थे. ये हालत थी. आई एम कटिंग इट शॉर्ट सर. इट गॉट क्लियर्ड ऑन 39th डे. एंड on 39th day, I still remember, I called up my parents through a line which was through. And all of us cried.
Me, my father, my mother, my wife, my brother, everyone cried. Because deep inside, उनके मन में एक दूसरा डर था. जिस बेटे से 35 दिन जिससे 35 दिन बात नहीं हुई है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं अंकल बात हो रही है, बेटा आपका ठीक है. और यू नो, so I think we spoke, so that was one instance which I feel lucky, and many a times a lot of people have asked me this question, that why did you leave army after 5 years? So I have few things to tell them, that you know, getting into the army is a very standard process. Somebody who served 50 years, 40 years, or someone who has served 3 years, the criteria to get into the army is same. And I'm happy that I had it in me. I am happy that I could serve Jammu and Kashmir 2 years counterinsurgency and high altitude tenure. I have all my respect for everybody who has served their tenure 5 years, 10 years, 20 years. Those who've given their life, hats off to them. I, as an individual, I chose to move out because my wife was sacrificing a career. When I entered army, my reasons were very different from somebody. Different. मैं ये झूठ नहीं बोल सकता. मैं ये झूठ नहीं बोलता किसी को कि मैं जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं बहुत बड़ा देशभक्त था, इसलिए मैं गया. Actually, sir, over a period of time, I have realized that the industry called patriotism, army has become the sales and marketing of it. Yeah, exactly. मैं इन बच्चों को बोलता हूँ सारा क्रेडिट. हाँ, तो मैं बहुत छोटे में ये बोलूंगा सर. I would want to tell everybody that hats off to everybody who's in the defense forces. और बहुत ज्यादा, it takes a lot to be there. It takes a lot to stay there for so long. It takes a lot of talent and ability to rise beyond a point in army. So if the moment you see someone who's a full colonel, who's a brigadier, who's a major general, who's a lieutenant general, please understand the pyramid is very deep. Very it is very difficult to climb beyond a point in the defense forces. Only people who are super talented, only people who are strategically absolutely brilliant, because you're not getting into a job जहां पे भैया अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, अगले क्वार्टर में ठीक कर लोगे. You are responsible for lives. Your mistake will send someone home wrapped in tricolors. There is no looking back. So gentlemen, ladies, please understand that anyone and everyone who is into a decision-making position in the defense forces, there is so much that goes behind. So please, for God's sake, when you are talking to someone, when you are unaware of the army structure, please understand. किसी के ऊपर 100 जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी के ऊपर 500 की होती है, कर्नल साहब के ऊपर वो 1000 लोगों की होती है, ब्रिगेडियर साहब के ऊपर वो 5000 10,000 लोगों की होती है, जनरल साहब के ऊपर वो लाखों में होती है. एंड दैट्स नॉट इजी. That's not easy. I know, but so hats off to you, sir. Each stage in life, you know, you keep learning from your experience, your exposure, and you keep getting ready for challenges. और वो चैलेंज उस दिन स्टार्ट होते हैं जिस दिन आप उस जॉब में पहुंचते हो. किसी और के चैलेंज देख के कुछ खास सीखने को नहीं मिलता. यू डू लर्न इट. कहते हैं ना, अपने खुद मरे से ही स्वर्ग दिखता है. तो it is challenging and it is also a lot of hard work when you know there are times जो क्रूशियल पीरियड है आपकी जिंदगी के, वो उसमें अगर आपने मेहनत कर दी तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है. मैं कुछ दिन पहले धर्मवीर अपने बच्चों की क्लास ले रहा था और मैंने कहा फौज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ना यहाँ कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है. आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी काबिलियत से और आपके काम से. और कैसे चेंज हुई मैं जरा एक 2 मिनट में बताऊंगा. 1993 की बात है. वो मेरे लिए लोएस्ट फेज था मेरी लाइफ का. आई वॉज अ सीनियर कैप्टन मेजर बन गया था. जूनियर कमांड कोर्स में टॉप ग्रेडिंग थी मेरी और मैं सोचा था भी आईएमए में या ओटी में कहीं इंस्ट्रक्टर जाना चाहिए. वो मेरी यूनिट ने बोला नहीं यार तेरे को नहीं भेजेंगे बिकॉज हमें तेरी जरूरत है, ये
हम कन्वर्ट हो रहे थे इन्फेंट्री से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। और मैं सोचा क्या लाइफ है यार, ये इतने साल हो गए यूनिट में, वो अच्छी पोस्टिंग, इतनी मेहनत करी है, और मैं सामने बैठे हुए अफसर को बोल रहा हूँ कि यार ये ऐसे ही है, मतलब ना मैं अभी कहीं अच्छी जगह जाना है पोस्टिंग। कहता है ये देखो सर सामने सिग्नल आया हुआ आपका। मैं क्या? कहता है देखो सामने लिखा है, आर्मी हेडक्वार्टर का सिग्नल है कि प्लीज रिपोर्ट टू आर्मी हेडक्वार्टर आफ्टर 2 days फॉर सिलेक्शन फॉर यूनाइटेड नेशंस मिशन इन मोजाम्बिक। मैंने कहा यूएन, ये कैसे? कहता है सर आपका नाम है इसमें। मैं कहा बताओ लिस्ट दिखाओ। तो उसमें 24 कैप्टन इंडियन आर्मी ने सेलेक्ट किए थे। 24 कैप्टन वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। पहली बार डीवीएसी इंटरव्यू सिस्टम स्टार्ट हुआ था मेरे साथ, और उसमें मेरा नाम था। मैंने कहा यार इसमें सारे तो धुरंधर है, कोई आईएमए में इंस्ट्रक्टर है, कोई एनडीए में है, कोई इधर उधर है, ये है वो है, इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर है। मैंने कहा यार, कहता नहीं सर योर नेम इज देयर। सो मुझे एक ये भरोसा हुआ कि हाँ, कि कहीं ना कहीं यशमोर है फौज के अंदर, ऐसी बात नहीं है। हम गए दिल्ली, और मैं आज बात करता हूं, मैं ऐसे ही बात करता था। मैंने कभी ये सोच के नहीं बात की कि दूसरे को प्लीज कर दूं, इंप्रेस कर दूं, बट मैंने 2 दिन ना बड़ी मेहनत करी यार उस कंट्री के बारे में, यूएन के बारे में। तब तो इंटरनेट नहीं था, लाइब्रेरी में गए, किसी से बातचीत की, ये वो एंड ऑल ना, ये वो। तो मेरा इंटरव्यू हो गया बहुत जबरदस्त, और दोपहर को उन्होंने ना रिजल्ट अनाउंस कर दिया कि भाई 24 में से 8 जाएंगे, और उसमें सरे फहरिस्त मेरा नाम था कि भाई तुम अभी यहां से यूनाइटेड नेशन जाओगे एज ए कैप्टन, वो भी फोर्स हेडक्वार्टर में। अच्छा, हमने कहा यार वहां क्या चक्कर है? कहता वहां ऐसा है भी जिंदगी तुम्हारी होगी चेंज, यहाँ की पे तो यहाँ की पे है, जितनी यहाँ पे मिलती है वहां डॉलर में तनख्वाह मिलेगी। मैंने कहा रियली? कहते यस योर लाइफ इज चेंज ना। मैंने कहा यार ये कमाल हो गया। और फिर ना वो 15-20 दिन हमने पेपर वर्क किया आर्मी हेडक्वार्टर के, पता लगा धक्के खाने, फाइलें कैसे मूव करते हैं। फाइनली एक दिन हमारी टिकट आ गई न्यूयॉर्क से बन के, और हम जहाज में बैठा दिया हमें लुफ्थांसा में। मैं डीवीएस तब तक किसी जहाज में नहीं बैठा था, आई नेवर ट्रेवल्ड इन ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट। और फौजी जहाजों में बैठे थे तो धक्के खाने के लिए, आई नेवर सैट इन ए पैसेंजर एयरक्राफ्ट। और हम बैठे लुफ्थांसा के जहाज में, और मैं हैरान, यार ये दुनिया ही अलग है, ये दुनिया ही अलग थी। और हम पहुंच गए फ्लाइट लेके, जो है पेरिस पहुंच गए। पेरिस, दिल्ली की सड़ी हुई गर्मी से, इस माहौल से हम जो है पहुंच गए पेरिस में। और वहां हमें पता लगा कि जनाब आप अभी 3 दिन पेरिस रुकोगे, क्योंकि आपकी जो फ्लाइट है, कनेक्टिंग फ्लाइट जो अफ्रीका जाना है अपने, वो अभी चेंज होगी, अभी आप बुधवार को जाओगे, और संडे सुबह हम जो है वी आर इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, 8 of us। और जो हमने 3 दिन पेरिस को पैदल देखा है ना, क्योंकि वो डॉलर खर्च करने में हमें बड़ी झिझक थी, 500 डॉलर लेके गए थे अशोका होटल से खरीद के, और वो ऐसे संभाल के रखे थे जैसे जिंदगी इसके ऊपर है। तो हमने खैर जो भी खा पी लिया, इधर उधर गुजारा किया, लेकिन हम जो है पेरिस शहर देख के हमारी आंखें ऐसे हो गई, यार ये भी दुनिया है, हम कहां से आ गए, कहां इंडिया और कहां पेरिस है। तो तब मुझे, और उसके बाद जो 1 साल लाइफ ही पता नहीं कहां मैं घुमा, फिर किस दिन बात करेंगे, बट दैट मोटिवेशन, दैट हार्ड वर्क, कि आपकी जिंदगी इस फौज में जैसे बदलती है ना, कहीं नहीं बदलती। यहां कुछ नहीं, आपको कोई माई बाप नहीं चाहिए, जस्ट सिंगल माइंडेड डिवोशन टुवर्ड्स योर ट्रूप्स एंड टुवर्ड्स योर टास्क। मैं यही करता था बस, मुझे काम दे दिया ना, तो यार यश को काम दे दिया तो चैंपियन, हर चीज में चैंपियन। आप फायरिंग टीम दे दो तो नंबर 1, मोटर कंपटीशन दे दो तो नंबर 1, स्पोर्ट्स दे दो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स। मैं यार छुट्टी नहीं जाता था धर्मवीर, मेरा बेटा हुआ मैं जा नहीं पाया उसको देखने के लिए यार, बिकॉज आई हैड टू विन अ मैच। Awesome, तो sir. ये बहुत पुरानी बता रहा हूं। ये कुछ चीजें हैं सर, जो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान में ना हमेशा के लिए होती हैं। जब आपके अंदर वो जज्बा होता है, when you think beyond you is when the glory touches the feet। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो शायद किसी को बता के नहीं करवाया जा सकता, किसी को किताब में नहीं पढ़ाया जा सकता, किसी को कहीं पे ज्ञान नहीं दिया जा सकता। दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन। ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा अंदर से आएंगे सर। तो अभी चलो बात आपकी है, अब मुझे वो जानना है, मैं अपने ऑडियंस को दोनों को चाहता हूं, जब आप शोबिज में, यू बिकेम अ रियलिटी स्टार, यू आर सो हैंडसम गाय, तुम पता नहीं कहीं दुबई में शो कर रहे हो, जो तुम कहानियां मेरे रूम में आके तुमने कुछ सुनाई थी मुझे।
थोड़ा वो बताओ सर when you were with Akshay Kumar and you were rubbing shoulders with them and now you are a successful entrepreneur, you drive the top end car and you live in a top end society and मतलब जिंदगी हसीन है तुम्हारी आज। सर आई फील जो मैंने बात बोली अभी सर कुछ देर पहले कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का प्यार और आशीर्वाद है इसमें, जहां पे भी मैं हूं वहां पे मेरे होने में। और each time I keep reminding myself that I have to be grounded, I have to be humble, and wherever I am today is because there are a lot of people who wanted me to be here. और सर मैं 3 इंस्टेंसेस यहां से मैं बताऊंगा। पहला इंस्टेंस तो मैं ये बताऊंगा सर कि जब मैं अपना एक कोर्स कर रहा था नरसी मोंजी से, और जॉब जब कॉर्पोरेट ऑफिसेज में जाने थे, ये कहीं पे लिंक्ड है मेरे खतरों के खिलाड़ी में जाने से भी। तो एक लेसन में वहां पे अपने जो हम लोगों के लिसनर्स हैं उनको मैं शायद देना चाहता हूं कि वो कैसे ट्रांसपायर हुआ था। हाउ डिड आई गेट इनटू द बेस्ट जॉब दैट द इंस्टीट्यूट हैड टू ऑफर मी, एंड देन इवेंचुअली आई गॉट इनटू द खतरों के खिलाड़ी शो। सर मैं जब अपना कोर्स कर रहा था तो मेरे बच्चे बनारस में थे और उन दोनों की तबीयत खराब हो गई, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2007 प्रिसाइसली द मंथ ऑफ अक्टूबर। और नवंबर के महीने में कैंपस इंटरव्यू होना था नारसी मोंजी में, और चूंकि मैं घर चला गया था 1 हफ्ते के लिए, और टाटाज ने, टाटा तब भी बहुत बड़ी कंपनी थी, आज भी बहुत बड़ी कंपनी है, और मुझे लगता है कि स्कूल में जाने वाले बच्चों को अगर आज भी बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएं, उसमें से टाटाज को चूज करने में उनको 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा। और मैं घर पहुंचा और लैंडलाइन पे कॉल आया कि टाटा ने अपना कैंपस इंटरव्यू प्रीपोन कर दिया है, दे आर कॉलिंग अस डे आफ्टर टू देयर ऑफिस। उस जमाने में सर जहाज का किराया बहुत महंगा हुआ करता था, और मेरे पास फौज से मैं निकला था सर, 18,665 रुपए की आखिरी तनख्वाह थी। और ये वो जमाना था जब बनारस से दिल्ली, दिल्ली से बंबई, अगर आपको सेम डे अगर आपको जाना पड़ता था तो 20,000 रुपए से कम का किराया नहीं होता था सर जहाज का। मैंने कोर्स सीनियर को बोला कि मेरा नाम डाल दो उसमें, मैं किसी भी तरीके से आ जाऊंगा इंटरव्यू के टाइम तक। उसने बोला आई कांट जेपरडाइज माय सिचुएशन, इफ यू विल नॉट कम व्हाट विल दे थिंक एज कि मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, दैट यू इन स्पाइट ऑफ बीइंग द कोर्स कोऑर्डिनेटर यू डिडंट नो हु इज कमिंग हु इज नॉट कमिंग, तो बाकी किसी का इंटरव्यू कैसा भी हो बट आई वुड फॉर श्योर बी शंटेड, सो आई डिड नॉट टेक द रिस्क ऑफ पुटिंग माय नेम देयर। अच्छा, आई टुक ऑल द रिस्क, स्पेंट ऑल माय मनी दैट आई हैड, क्योंकि तब तक सर कॉर्पोरेट में जॉब वॉब तो लगी नहीं थी, सेविंग वही फौज की थी। फौज की सेविंग में अगर आप पूरे साल का पैसा अगर 1-1 रुपया बचा लेते थे तब भी 2 लाख रुपया होता था। अगर पूरे साल 1 रुपया भी नहीं खर्च किया तो भी साल भर में 2 लाख रुपए बचा लूंगा। हाँ, बहुत, वही बहुत ज्यादा है उस टाइम तो सर मैं पहुंचा वहां पे, और इंटरव्यू की सुबह मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके मैंने बोला कि मुझे एचआर से बात करनी है। एचआर मैनेजर भी तैयार नहीं हुई, उसने कहा कि मैं आपको नहीं मिलवा सकती अपने वीपी से, क्योंकि अब थोड़ी देर में इंटरव्यू शुरू होने वाला है। मैं गिड़गिड़ाया कि ये मेरी ड्रीम जॉब है, प्लीज लेट मी इन, लेट मी हैव अ वर्ड विद देम। आई विल नॉट नेम एनीवन, आई विल नॉट नेम द कंपनी, आई विल नॉट नेम द पर्सन, दो इट्स इम्प्रिंटेड, मेरे दिमाग में एक एक इंसान का नाम नंबर छपा हुआ है। और मैं एक कमरे में गया सर जहां पे 4 लोग बैठे हुए थे। The VP happened to be a senior vice president in Tata's, who was not just responsible for that organization, but Tata being a huge organization, she was taking care of the HR for at least 5 to 6 companies of Tata. I narrated her my entire story that, you know, I have twins, they are not well, they are somewhere else. This is how I reached here. This is the request that I made to my course coordinator. And I definitely never wanted to miss this interview. I wanted to be on this interview panel and all that. I narrated everything in 20 minutes. उस इंटरव्यू की लिस्ट में मेरा 26वां नाम ऐड कर दिया गया पेन से। ओके। 26 लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया। 13 लोग 13 लोग।
1 से लेके 13 तक वो नाम थे जिनके नाम A, B या C से शुरू होते थे अल्फाबेटिकली। 14 से लेके 26 में पहला नाम D से शुरू होता था, जो था धर्मवीर। 2 कमरों में इंटरव्यू ऑर्गेनाइज था। 10 बजे ग्रुप A 1 to 13 में से एक बंदा गया कमरा नंबर 1 में इंटरव्यू देने। ग्रुप नंबर 2 से 14वां बंदा B से स्टार्ट होने वाला कैप्टन धर्मवीर सिंह गए दूसरे कमरे में इंटरव्यू देने के लिए। कमरे का दरवाजा खोला तो सबसे आगे बैठी हुई थी सेम मैडम, एंड हर फर्स्ट स्टेटमेंट वाज, व्हाट इज देयर टू इंटरव्यू हिम, वी've जस्ट इंटरव्यूड हिम फॉर 20 मिनट्स। अच्छा। That is it. I was selected. Great. And I came out. And this is where so on that day I derived another statement in my life. कि जब तक आप एक बार ट्राई ना कर लो, अपना 100% ना दे दो, लाइफ में मूव ऑन मत करना। जिंदगी भर मलाल रहेगा, जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा। I totally agree with you. इनिशिएटिव एंड फाइट मारना बहुत जरूरी है अपने उसके लिए, फिर झिझको मत उस टाइम। बिल्कुल सर। और एक बार अगर आपने 100% दे दिया सर, when you know that there was nothing more in you to offer, you can move on. And this is not only applicable to job. This is applicable to people who are preparing for different examinations. This is applicable to people who are in a bad relationship. If you've given your 100%, if you are not left with anything in you to offer to the next person or that job or to that preparation, now you can move on. Yes. You must give your 100%. I agree with you. And you never must hesitate. give your 100%. सर कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने जब कोई टास्क आता है तो हमें लगता है यार दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। अगर आज मैं बोलूं, आज के समय पे तो टाइम बहुत बदल गया है, पर आज से 10 साल पहले अगर आप किसी को बोलते कि कल का रिजर्वेशन कराना है, एक काम कर स्टेशन चला जा और रिजर्वेशन करा दे, 80% ऑफ द टाइम्स पीपल विल से कि यार अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। राइट? यार हम तो पर मैं कहना यह चाहता हूं कि जाओ एक बार। शॉर्ट नोटिस पे कितने धक्के खाए हैं यार, कितने धक्के खाए अफसर बनने के। शॉर्ट नोटिस पे कोई नहीं पूछता था रिजर्वेशन के लिए टाइम है नहीं, जस्ट गो। मैं पूरा इंडिया ट्रैवल किया अपनी टीम के साथ बिना रिजर्वेशन के यार। बिल्कुल सर। तो ये एक कहानी मैं लोगों को बताना चाहता था। लोगों को मैं सर ये एक कहानी बताना चाहता था कि प्लीज डोंट गिव अप अनलेस यू गिवन योर 100%। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। यहीं पे मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, स्पेशली ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई डोंट से दिस ऑन वेरी मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स बिकॉज वहां पे इतना ज्यादा फौजी एनवायरनमेंट नहीं होता है। I have heard a lot of aspirants saying कि मेरा SSB में मैं SSB फेल कर गया। Let's understand one thing. No one fails or passes SSB. Yeah. This is my theory. You are either cut for it or you are not cut for it. You don't fail it. आपके अंदर आपका एग्जाम पास फेल होने वाली जो चीजें हैं वो आपने रिटर्न में अपने आप को प्रूव कर दिया है। अब आपका व्यक्तित्व देखा जा रहा है कि फिट बैठ रहा है स्कीम में या नहीं बैठ रहा है। सो प्लीज इस तरीके से सोचना छोड़ दीजिए। आप एक विनर की तरह जाते हो एसएसबी में और आप एक विनर की तरह एसएसबी से आते हो। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है एसएसबी का। आप उसको कभी भी कहीं भी जिंदगी में इंप्लीमेंट करोगे, यू विल रिमेन अ लीडर नो मैटर व्हाट। एंड ऑल्सो व्हाट आई से ना धर्मवीर, कि ठीक है आप गए और आप नहीं हुए रिकमेंड, है ना, बट अगर आप में जज्बा है, जुनून है, और अगर आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो कि हाँ मेरे में अभी ये कमी है, अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं या नहीं पहुंची हूं, तो मतलब चौथी, पांचवी, छठी बार मैंने इतने बेहतरीन लड़के लड़कियां देखे क्रैक करते हुए, बिकॉज दैट कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग योरसेल्फ, यू आर जस्ट टू इंप्रूव योरसेल्फ, दैट्स अबाउट ऑल। वो जो कर लेगा उसको कोई रोक नहीं सकता है।
100% सर, यू पहली बार nailed गए, it. यू आर नॉट कट आउट जब पहली बार गए, दूसरी बार गए, बट अगर आपने कंटिन्यूअस अपने आप को इम्प्रूव किया है, अपने पे काम किया है, अपने व्यक्तित्व पे, अपने कैरेक्टर पे, अपनी हैबिट्स पे अपने आप को निखारा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बाद में आप उस मापदंड के बिल्कुल लायक हो गए हो। अभी आपको लेंगे भाग के। बिल्कुल सर, मैं फिर उसी अपनी पुरानी वाली बात पे जाऊंगा कि अनलेस यू गिवन योर 100%, yes. और ये 100% सिर्फ आपको पता है, आपका 100% सिर्फ आपको पता है। घर से निकलने के पहले आप शीशे के सामने अपने आप को देखते हो, और जब आपको वो 100% लग जाता है, ये सिर्फ आपको पता होता है कि ये वाला बाल भी थोड़ा ऐसे कर लूं, बाहर 5 लाख लोगों के बीच में आप घूम के आ जाओगे, लेकिन कोई आपका वो बाल ऐसे है कि ऐसे है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये आपका 100% है, आपके लुक का, जो आप शीशे में जब तक वो हो नहीं जाते हो तब तक आप घर से बाहर नहीं निकलते हो। सेम 100% इज व्हाट सर इज टॉकिंग अबाउट। हर बार जब आप वापस आओगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, और अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, अपनी हार, अपनी कमजोरी, अपनी गलत चीजें समझ के उसको इंप्रूव करने की, so there is no way why you would not improve, there is no way why you would not evolve, and there is no way why you would not go and crack it. और ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी जो है, ये मैं इसको ग्राइंड भी कहता हूं और जर्नी भी कहता हूं, दोनों चीजें। इसको अगर एंजॉय नहीं करोगे, इस प्रोसेस को, इस जर्नी को अगर एंजॉय नहीं करोगे, इसमें अगर मन से, तन से नहीं लगोगे, तो फिर कर भी नहीं पाओगे। ये आपकी जिंदगी भर के लिए जो है ना, ये आपकी पर्सनालिटी आपको चेंज कर दिया इस प्रोसेस में। सो यू हैव टू एंजॉय दिस। इसको रोज जीना है, इस लाइफस्टाइल को, इस इंप्रूवमेंट के लिए। Absolutely, sir. Now, sir, I'll quickly narrate. हाँ बोलो। नहीं सर, टाइम हो गया है, सो आई थिंक पीपल विल लूज देयर इंटरेस्ट। टाइम हो गया है, उसकी कोई बात नहीं, हम तो फिर से कर लेंगे। मैं आपसे सिर्फ ना 2-3 चीजों पे बात करना चाहता हूँ, आपकी राय चाहता हूँ बच्चों को, कि ये पर्सनैलिटी कैसे इंप्रूव करनी है, एक तो वो बताओ। मैं तो पर्सनैलिटी पे दुनिया भर की क्लास लेता हूँ, अनअकैडमी पे बच्चे देखते भी है मेरी क्लासेस, करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूँ और इस पे भी। बट आप अपनी तरफ से बताओ कि हाउ टू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। और दूसरा, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन जिसमें बोलना सिर्फ 30% है, 70% है हाव भाव, नॉन वर्बल, या कैसे आप समझा सकते हो दूसरे को कि आप सिंसियर। इन 2 चीजों पे आई वांट योर कमेंट्स, बिकॉज आई नो तुमने सर इसको मैं बहुत ही एक बहुत ही लेमैन एग्जांपल के साथ पर्सनालिटी के बारे में मैं लोगों को बताना चाहूंगा। हम मोहल्ले में बचपन में ना क्रिकेट खेलते थे सर, और 10-12 घर होते थे। उन 10-12 घरों में जब बॉल जाती थी तो 5 घर ऐसे होते थे जिनमें अगर बॉल चली जाती थी तो हम कहते थे यार अब जाने दो, अब पैसे इकट्ठे करो, 2-2 रुपए चंदा लगाओ, नई बॉल ले आते हैं। और 5 घर सर ऐसे होते थे जहां अगर बॉल चली जाती थी तो हम ढूंढते थे, हाँ भाई तू जा, तू मांग के ले आ, तेरे को दे देंगे। तो ये जो तू जा वाला लड़का था ना सर, जिसको हम आगे करते थे, उसकी जो पर्सनालिटी थी, और वो वाले जो अंकल थे, कह रहे वो वाले अंकल सही हैं, वो वाले भैया सही हैं, ये वही सही वाले अंकल की जरूरत है फौज को, और वही वाले लड़के की जरूरत है जिसको आप आगे कर देते थे। दोस्त कहें फौज को बस सर, हाँ इतना ही चाहिए सर फौज को कि तुमसे गलती हो जाए ना तो जाके अंकल को बोलो कि अंकल दोबारा नहीं मारूंगा, गलती हो गई, आगे से नहीं मारूंगा, वो आपको बॉल दे देगा। फौज में ऐसे ही लोग चाहिए जो अपने आप को तोप ना समझते हो, नॉर्मल इंसान समझते हो, दूसरे की दुख दर्द को समझते हो, खुद से गलती हो जाए तो ये मानने को तैयार हूं कि मुझे कुछ सिखाया जाएगा तो मैं और बेहतर बन जाऊंगा। इन चीजों को कल्मिनेट किया गया है बहुत सारे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज में, जो अगर आप ध्यान से हर दिन अपनी दिनचर्या को देखोगे तो आप हर समय उन क्वालिटीज में से किसी ना किसी क्वालिटी को यूज कर रहे हो। बिल्कुल, मैं बार बार बोलता हूं कि स्पोर्ट्समैन होना अच्छा या बुरा ये बहुत बाद की बात है, पर दुनिया में एक मात्र ऐसी चीज है जिसमें जब आप हार के आते हो, टूट के आते हो, गिर के आते हो, तो आप आके घर ये नहीं बोलते कि तेल लेने गया कल नहीं करूंगा,
आप आके बोलते हो भाई ठोकना है इसको, जीतना है। तो ये एक लेजिटिमेट ऐसी चीज है जो आपको सिखाती है कि गिर गए तो क्या हुआ। बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को हराया है, 83 में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हरा के वर्ल्ड कप जीता था। और भी बहुत से ऐसे गेम्स और मैचेस हैं जिसमें बहुत अंडरडॉग्स ने बहुत बड़े बड़े फन्ने खां लोगों को हराया है। ये वही जज्बा है गिर के खड़े होने का, जो आपको एक पॉइंट के बाद जीतना है तो जीतना है। ये जज्बे का पावर होता है दोस्त। एक खेल ही ऐसी चीज है जो आपको सिखाती है कि टीम वर्क क्या होता है। हर कोई बैट्समैन नहीं हो सकता, हर कोई बॉलर नहीं हो सकता, हर कोई ऑलराउंडर नहीं हो सकता, हर कोई विकेट कीपर नहीं हो सकता। लेकिन अगर बॉलर नहीं होगा, बैट्समैन नहीं होगा, विकेट कीपर नहीं होगा या ऑलराउंडर नहीं होगा तो आपकी टीम कंप्लीट नहीं होगी। तो हाउ डू यू जेल विद मोर पीपल? जब आप एसएसबी में जाते हो, आपका जीटीओ टास्क होता है। It is not about how intelligent you are. It is about how do you use others' intellect to accomplish your task. That is where the real intelligence comes into picture. अरे भाई मेरे को बॉलिंग बहुत अच्छी करने आती है, मेरा आर्म स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, और तुमने मुझे ऐसी जगह खड़ा कर रखा है फील्ड में जहां पे मेरी इन दोनों टैलेंट का कोई यूज ही नहीं हो रहा है। यू आर नॉट अ गुड स्कीपर माय डियर फ्रेंड। तो ये एक एग्जांपल हो गया सर, ये पर्सनालिटी के बारे में। बिल्कुल और इसके अलावा सर आपका एक और सवाल था मेरे लिए। मेरा है कम्युनिकेशन स्किल से। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अफसर बनने के लिए कि यू ऑट टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। ये इंग्लिश बोलना एक छोटा पार्ट है उसका, बट यू गॉट टू डेवलप गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसका भी मैं सर मेरा ये सब मेरे अपने डिराइव किए हुए एग्जांपल्स हैं सर। तो कम्युनिकेशन का मतलब फौज में क्या है ये समझने की आप कोशिश करो। एंड व्हाट इज कम्युनिकेशन? ठीक है, फौज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे जब आप एक ऑफिसर बन के जाते हो तो उस 18 साल के रिक्रूट से भी कम्युनिकेट करते हो, जो यूपी, बिहार, हरियाणा, साउथ कहीं ना कहीं किसी गांव से निकल के आया है। और मौका लग जाता है कभी कभी तो जनरल साहब से भी बात करते हो और उनका आदेश भी आप सुन के और जाके उनको आपको पास करना होता है। कम्युनिकेशन का मतलब यह होता है कि जिस दिन यूनिट में कुछ खराब हो जाता है और सीओ साहब आपको बुलाते हैं, प्लीज पार्डन माय अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज हियर ऑन दिस चैनल, बट द सीओ सेज कि ब्लडी फकर यू स्क्रूड इट अप एंड योर प्लाटून हैज ब्लडी फक्ड इट। और अगर उसको वहां से सुन के अगर आपने जाके वो 10 लोगों की प्लाटून में ये बोल दिया कि ब्लडी फकर यू फक्ड इट, देन यू हैव फेल्ड इन योर कम्युनिकेशन। फौज के कम्युनिकेशन का मतलब ये है एज एन ऑफिसर, वहां से कितना सुना, यहां पे कितना एब्जॉर्ब किया, कितना नीचे जाके बोलना है कि देखो बच्चे, सीओ साहब से मिलके मैं आ रहा हूं, बड़ी उम्मीदें लगा के रखे हैं तुमसे। दिल वहीं टूटता है जहां पे किसी को उम्मीद होती है। उनको पता है कि ये कंपटीशन तुम जीत सकते हो और ये तुम और बेहतर कर सकते हो। कम्युनिकेशन का ये मतलब है कि वहां आपके लेवल का जो आपको मिला आपने सुना, यहां इनके लेवल का जो पहुंचना चाहिए वो पहुंचाया। कई बार जवान आपको बोलेगा कि व्हाट फकॉल यूनिट, आप अफसर हो, आपको ये मिलता है, आपको वो मिलता है, हमें कुछ नहीं मिलता। आपको सीओ साहब बहादुर को जाके ये नहीं बोलना है, आपको जाके वहां बोलना है, सर इज देयर अ वे वी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ आवर जवान्स? सर वी आर टुमारो गोइंग फॉर एन एम्बुश, आई हैव रियलाइज्ड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड देयर। So ladies and gentlemen, communication is all about intentions of originator reaching the last mile in right perspective. कई बार इसके लिए आपको मुंह खोलना पड़ता है, कई बार बिना मुंह खोले आप कर लेते हो, कई बार आंखों से ये बातें हो जाती हैं। But yes, let's also agree to the fact that English is the official language for any officer when you get into the Indian Army. And it is not because we don't respect Hindi, it is because it is global, it is widely accepted. There is a lot of versatility in our own country. We are not
अ यूरोपियन कंट्री कि आप पोर्चुगल में बैठोगे तो 22 घंटे में जीटीवी में आप लंदन पहुंच जाओगे और बीच में 21 देश नाप दोगे। सर सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ बिल्कुल। तो यहां पे बहुत कुछ बदल जाता है, इसलिए एक कॉमन माध्यम की जरूरत हमें पड़ती है अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए। बट इन माय ओन विजडम मैंने ये 2 एग्जांपल आप लोगों को दिए, एक था कम्युनिकेशन के लिए और एक था क्वालिटीज के लिए। तो ये आप रोज की दिनचर्या में आपके साथ ये चीजें होती हैं। लास्टली मैं ये जरूर कहूंगा, फेक इट टिल यू मेक इट। अफसर बनना है तो अफसर की तरह जीना सीखो। बिल्कुल। ये मैं इनको बोलता हूं जब कि भाई इन एसएसबी इवन व्हेन यू फील योर चिप्स आर डाउन, 2-3 क्वेश्चन आईओ ने पूछ लिए, यू आर सेइंग नो सर आई डोंट नो सर, आपको बड़ा स्मॉल फील हो रहा है, तब भी फेक अ स्माइल, बी लाइवली, स्टिल बी चेयरफुल कि यार नहीं अगला तो आंसर कर ही दूंगा सर, कोई बात नहीं। डोंट गेट डिमोरलाइज वेरी क्विकली। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। जो जल्दी डिमोरलाइज होता है, अगर हिल गए आप, फिर आप गलत जगह पहुंचे, फिर आप अफसर नहीं बन सकते हो। कि डांट खाई है, आगे पास नहीं करनी है, आपका रिस्पॉन्स क्या है और किसी स्टिमुलस को आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, दैट इज सो इंपॉर्टेंट एज अ पर्सन, एंड दैट इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ बीइंग एन ऑफिसर। एब्सोल्युटली सर। धर्मवीर, मजा आ गया। मतलब आई गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम यू। अभी तो तेरी खतरों के खिलाड़ी और वो बात तो हम कर नहीं पाए, एंड योर सक्सेसफुल वेंचर्स एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी नाउ, वो आई थिंक विल लीव इट फॉर पार्ट 2 ओवर अ ग्लास ऑफ बियर। एब्सोल्युटली सर। सर इट वुड बी माय ऑनर सर। So wonderful again, once again, such a thank you for coming to more talks. ये सीरीज में मैं आप जैसे ऑफिसर्स को लेके आता हूं, जिससे कि ये यंग जनरेशन को पता लगे कि अगर ये कर सकते हैं तो तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मोर देन व्हाट यू मी एंड यू नो व्हाट धर्मवीर एंड मी हैव, यू हैव मच मोर अवेलेबल टू यू। दिस फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट इज अवेलेबल, यू आर ऑन इंस्टाग्राम लिसनिंग टू अस, नहीं तो कहां मौका मिलता है बात सुनने का, है ना? बिल्कुल सर। So thank you very much. What a pleasure to see you, and we'll keep getting connected like this. Thank you so much, sir. It's been an absolute honor to be sitting here and talking to you live. And please continue to do the noble job that you're doing, sir, because I have come across a lot of people. I've been in this live session industry, I would call it, for a very long time, and I haven't come across very many meaningful people who are doing it genuinely. I have a lot of respect for you for doing this so meaningfully. So thank you so much, sir, for shaping up so many lives. And I'm very small for saying this, but God bless you and thank you so much for doing this, sir. Thank you, sir. Thank you, Dambi. Thank you.